हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बातचीत करेंगे हमारे देश के जो पहला स्वतंत्रता संग्राम में जो पहला जन आंदोलन चला, फर्स्ट पब्लिक मूवमेंट चला, उसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे कैसे हमारे देश में जन आंदोलनों की शुरुआत होती है। पिछली क्लास में आपको बताया था कि कैसे 1857 के बाद भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम था वो शुरू होता है 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ। उसके बाद फिर बाद में राजनीति को लेकर आपस में झगड़ा हुआ, कांग्रेस का बंटवारा हुआ, फिर कांग्रेस के अलग अलग सारे सेशंस आपको बताए थे। और उसके बाद आपको बताया था कि किस तरीके से अंग्रेज़ों की नीतियों के खिलाफ धीरे धीरे देश के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो रहा था। अंग्रेज़ों के खिलाफ एक गुस्से का माहौल बन रहा था, और इस गुस्से का जो माहौल बन रहा था, उस माहौल का जो केंद्र था वो था बंगाल। क्योंकि बताया था कि बंगाल भारत का सबसे धनी प्रांत था, सबसे रिच स्टेट था। बंगाल की राजधानी जो थी कलकत्ता, वो अंग्रेज़ों ब्रिटिश एम्पायर की भारत में राजधानी हुआ करती थी। और यहीं पर अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, शिक्षा दीक्षा का केंद्र सबसे ज़्यादा यहीं पर बना था, सबसे ज़्यादा यहीं पर संस्थाएँ बनी थी। तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुआ था वो बंगाल में हुआ। तो जो पढ़े लिखे बंगाली बाबुओं का वर्ग था, जो एजुकेटेड लोग थे, इन्हीं के अंदर राष्ट्रवाद की भावना सबसे ज़्यादा पनप रही थी। ये चीज़ें आपको पिछले क्लास में विस्तार से समझाई थी कि कैसे राष्ट्रवाद उभरता है भारत में। आज हम लोग उसके आगे की बात करेंगे। तो जब पढ़े लिखे बंगाली बाबुओं के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भर रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ एक नाराज़गी का माहौल बन रहा था, एक गुस्से का माहौल बनता जा रहा था, और अब वो विस्फोट होने की तैयारी थी, लगभग कि विस्फोट होता ही। लेकिन जैसे बताया था आपको कि 1857 के पहले, यानी 1857 की क्रांति के पहले भी लोगों के अंदर, सिपाहियों के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा था। लेकिन उस गुस्से की जानकारी ब्रिटिश सरकार को नहीं चल पा रही थी। क्यों नहीं चल पा रही थी? क्योंकि उस समय ना राजनीतिक पार्टियां इतनी हुआ करती थी, ना अखबार चलते थे, न इस तरीके से डिमांड लोग करते थे अपनी बात, न पत्र पत्रिकाएँ अखबार वगैरह नहीं चलते थे। तो लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, इस बात की जानकारी ब्रिटिश सरकार को नहीं चल पा रही थी। लेकिन अब लोगों के अंदर, पढ़े लिखे लोगों के अंदर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गुस्सा है, लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना पनप रही है, और जल्दी ही भी बड़ी घटना होने वाली है। इस बात की जानकारी अब ब्रिटिश सरकार को थी, क्योंकि बताया कि अब ढेर सारी राजनीतिक पार्टियां थी, ढेर सारे अखबार छपा करते थे, ढेर सारे राजनीतिक कार्यकर्ता हो गए थे। तो लोगों के अंदर का जो गुस्सा था, लोगों के अंदर का जो असंतोष था, उस बात की जानकारी ब्रिटिश सरकार को थी। और इससे पहले कि कोई 1857 जैसी बड़ी घटना हो, उस समय का एक वायसराय हुआ करता था, कर्जन। कर्जन ने क्या किया कि देखता है कि जो बंगालियों की एकता है वो बढ़ती चली जा रही है, इनके अंदर गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। और बंगाल क्योंकि बहुत बड़ा राज्य था, सोचिए उस समय बंगाल की पॉपुलेशन उस समय 7,85,00,000, यानी लगभग 8 करोड़ के बंगाल की पॉपुलेशन थी, इतनी बड़ी जनसंख्या। तो उसने सोचा कि ये जो पढ़े लिखे बंगाली बाबू लोग हैं, इन्हीं को तोड़ा जाए 2 हिस्सों में। तो कर्जन ने सबसे पहले एक घोषणा की 20 जुलाई को, 20 जुलाई 1905 वायसराय कर्जन ने, जो बंगाल लोगों की एकता का केंद्र बना रहा था, यहीं पर राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी, इसी को 2 हिस्सों में बांटने का निर्णय ले लिया। यानी इसने किस बात की घोषणा की? पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का इसने बंटवारा कर दिया। एक तरफ बना, इधर बना ईस्ट बंगाल यानी पूर्वी बंगाल, और इधर बना वेस्ट बंगाल यानी जो पश्चिमी बंगाल। आज का जो वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, वो सब वेस्ट बंगाल में है। उस समय का जो ढाका था, असम का जो इलाका था, चिटगांव का इलाका था, जैसे आज जो बांग्लादेश वाला इलाका है, वो सब किस में आया? ईस्ट बंगाल में आया। ईस्ट बंगाल का जो केंद्र था, जो राजधानी रखी गई, वो रखी गई ढाका, और वेस्ट बंगाल की राजधानी रखी गई कलकत्ता। ठीक है। अब समस्या ये नहीं थी कि बंगाल का बंटवारा किया गया था, समस्या ये थी कि बंटवारे का जो तरीका था वो गलत था। वो इसलिए गलत था कि जैसे इसको ध्यान से समझेंगे कि बताया कि बंगाल एक बहुत बड़ा स्टेट था, जिसमें 7,85,00,000 की बड़ी जनसंख्या थी। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो गुस्सा था वो पढ़े लिखे बंगाली बाबुओं के अंदर गुस्सा था। और बंटवारा इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया था कि जो पढ़े लिखे बंगाली बाबू का जो भद्रजनों का एक वर्ग था, उन्हीं को बीच बीच से काटा गया था। आधे पड़े ईस्ट बंगाल के हिस्से, आधे पड़े वेस्ट बंगाल के हिस्से। उस समय बताया कि ईस्ट बंगाल जो था बांग्लादेश वाला इलाका, बांग्लादेश, ढाका, चिटगांव वाला इलाका, तो उस समय वहाँ पर अभी भी मुसलमान मेजॉरिटी में थे। यहाँ पर मेजॉरिटी किसको आई? मुस्लिम की आई। और जो इधर था उस समय बिहार उड़ीसा एक ही हुआ करते थे, बिहार का बड़ा हिस्सा था। और वेस्ट बंगाल में मेजॉरिटी में आए बिहारी
बिहार मेजॉरिटी में आ गया। यानी यूनाइटेड बंगाल में जो बंगाली कम्युनिटी सबसे बड़ी ताकत थी, बंटवारा इस हिसाब से डिजाइन किया गया था कि आधे इधर गए, आधे इधर गए। इधर देखा तो मुस्लिम मेजॉरिटी, इधर देखे तो बिहार मेजॉरिटी। यानी यूनाइटेड बंगाल की सबसे बड़ी ताकत बीचों बीच से कटी और दोनों जगह, यानी यूनाइटेड बंगाल की सबसे बड़ी ताकत दोनों जगह माइनॉरिटी में आ गई। जो मेजॉरिटी थी ऐसा काटा गया कि दोनों जगह वो बेचारे माइनॉरिटी में चले गए। ये गणित थी कर्जन की, इसी वजह से उसने बंगाल का विभाजन किया। पढ़े लिखे लोग थे, कर्जन की इस साजिश को समझे। तो इन लोगों ने क्या किया, 7 अगस्त को 7 अगस्त 1905 के कलकत्ता का टाउन हॉल का मैदान था। कलकत्ता के टाउन हॉल के मैदान में इन्होंने विरोध करने के लिए एक मीटिंग बुलाई, एक सभा बुलाई जो पढ़े लिखे बंगाली बाबुओं का था, और इस बात का विरोध किया गया कि भाई तरीका गलत है, इस तरीके से विरोध हम करते हैं। लेकिन कर्जन नहीं माना और फाइनली अगली जो डेट हम लोग देखते हैं 16 अक्टूबर की, 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 की वो डेट थी कि जब बंगाल विभाजन को कर्जन ने लागू कर दिया। पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू फोर्स। तो जैसे ही बंगाल विभाजन कर्जन ने विरोध के बावजूद, जबकि विरोध लोगों ने किया था कि ये तरीका गलत है, गलत तरीके से विभाजन किया है, जैसे ही कर्जन ने विभाजन को लागू किया तुरंत इसका विरोध शुरू हो गया। और वही जो विरोध शुरू हुआ उसी को कहा जाता है बंग भंग विरोधी आंदोलन, एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट। एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट, बंग भंग विरोधी आंदोलन। समझ गए, इसका नाम समझ में आ रहा है। बंग यानी बंगाल, भंग यानी तोड़ा गया, उसके विरोध में। एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल का पार्टीशन हो रहा था, इसका विरोध कर रहे थे। तो यही जो बंग भंग विरोधी आंदोलन था, एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट था, यही भारत में चलने वाला पहला जन आंदोलन बना, फर्स्ट पब्लिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। और इस समय वायसराय कौन था, कर्जन था। बताया फिर से, एक डेट आपको रिवाइज कर दे रहे हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, 20 जुलाई 1905। टाउन हॉल के मैदान में 7 अगस्त 1905 के लोगों ने विरोध करना शुरू किया, लेकिन 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू हुआ। बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अब जो डेट्स आएंगी वो डेट बड़ी महत्वपूर्ण होंगी, तो ये सारी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही बंगाल विभाजन लागू हुआ, ये एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट स्टार्ट हो गया, बंगाल विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। और इसी दिन, जिस दिन बंगाल विभाजन लागू हुआ, उसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। पूरे बंगालियों ने शोक मनाना शुरू किया। रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर इसको राखी दिवस मनाया गया, रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। इन्होंने कहा कि हम एक दूसरे की रक्षा का सौगंध खाएंगे और राखी बांधेंगे। तो यही 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन दिवस या राखी दिवस या इसी को शोक दिवस बंगाल में मनाना शुरू किया और ये आंदोलन शुरू हो गया। और आंदोलन बड़े पैमाने पर चला, पूरे बंगाल में इसका विरोध हुआ कि इस तरीके से पार्टीशन गलत किया गया है। और लोगों ने जगह जगह धरने दिए, प्रदर्शन किए, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पैम्पलेट छापे गए, दीवारों पर बड़े बड़े नारे लिखे गए, बड़ी बड़ी जनसभाएं आयोजित की गई। और इसमें इसका जो विस्तार था अन्य राज्यों में भी किया गया। अन्य राज्यों का मतलब है जैसे बॉम्बे था, तो बॉम्बे में इस बंग भंग विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया बाल गंगाधर तिलक, और इसमें उनकी जो बेटी थी केतकर थी उनकी पुत्री, तो केतकर भी इसमें शामिल हुई थी। इन लोगों ने बॉम्बे में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। उधर पंजाब और यूपी में लाला हरदयाल, अजीत सिंह, सरगंगा राम, स्वामी श्रद्धानंद, इन लोगों ने मिलकर इसको यूपी और पंजाब में इसको आगे बढ़ाया। मद्रास में इस आंदोलन को चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू वगैरह ने मद्रास में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। हालांकि इस आंदोलन को अन्य राज्यों में विस्तार करने को लेकर भी थोड़ा सा मतभेद था। आपको बताया था कि जो नरम दल और गरम दल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उसमें विवाद का मुद्दा एक बंगाल का भी था, क्योंकि जो नरम दली थे उनको लगता था कि ये जो बंग भंग विरोधी आंदोलन है ये केवल बंगाल तक सीमित रहना चाहिए, क्योंकि इशू जो है वो बंगाल का है तो बंगाल तक सीमित रहे। जबकि गरम दली जो लोग थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो चाहते थे कि ये ही बढ़िया मुद्दा है, इसका विस्तार पूरे देश में होना चाहिए। तो इस बात को लेकर नरम दल गरम दल वालों में थोड़ा सा झगड़ा हुआ, मतलब झगड़ा क्या, टेंशन का एक मुद्दा ये भी था। तो यही आंदोलन, अब क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने ढंग से आंदोलन किया और इन्होंने ब्रिटिश सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। ब्रिटिश सरकार में लंदन में जाके भी इन लोगों ने जाके वहाँ पर भी वहाँ के लोगों को पर्चे बांटे और वहाँ के अखबारों में अपने पक्ष में बहुत सारे लेख लिखवाए।
और क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग थे, ढंग से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। अब इनको पता था कि ब्रिटिश सरकार इतनी जल्दी हार मानने वाली है नहीं, और क्योंकि ये फ़ायदा कमा रही है तो ब्रिटिश सरकार का आर्थिक नुकसान करने का इन्होंने फैसला लिया। जैसे आज जब हम लोग कह रहे हैं ना कि बाइकॉट चाइना, चाइना का बहिष्कार करेंगे, तो उस समय इन लोगों ने भी बाइकॉट का नारा दिया। और यही जो एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट था, बंग भंग विरोधी आंदोलन था, यही आगे कन्वर्ट हो गया स्वदेशी। तो जो हम लोग स्वदेशी मूवमेंट सुनते हैं, स्वदेशी आंदोलन था, ये अलग से स्वदेशी आंदोलन कुछ चला नहीं। यही एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट कन्वर्ट हुआ आगे स्वदेशी में। इन लोगों ने कहा कि हम अपने देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेजों या यूरोपीय बाहर की जो चीज़ें हैं उनका हम बहिष्कार करेंगे। और यहीं से नारा दिया तिलक ने बाइकॉट का, यानी स्वदेशी के साथ क्या होगा, बाइकॉट होगा, कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, विदेशी कारखानों में बने हुए कपड़ों को नहीं पहनेंगे, और विदेशी मशीनरी, कल कारखाने, विदेशी स्कूल, विदेशी बैंक, सब कुछ हमारा क्या होगा, स्वदेशी होगा। और विदेशी कपड़ों को इकट्ठा करके लोगों ने होली जलानी शुरू कर दी। जैसे होलिका जलाते हैं तो लकड़ी वगैरह जलाते, तो उन्होंने कपड़ा इकट्ठा करके जलाना शुरू कर दिया था। तो ये उस समय स्वदेशी आंदोलन। तो आज जैसे मोदी जी कह रहे हैं स्वदेशी अपनाइए, तो स्वदेशी नया नहीं है, ये 1905 का ही मूवमेंट था। तो इसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने भाग लिया। बंगाल में ही सबसे ज़्यादा इसका असर हुआ। और बाकायदा अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति बनाई थी। ये जो स्वदेश बांधव समिति थी, इसकी 159 शाखाएं थी। और इस स्वदेश बांधव समिति ने लोगों के अंदर जन जागरूकता पैदा करनी शुरू कर दी। और इन्होंने कहा कि हम अब शिक्षा दीक्षा भी स्वदेशी देंगे। तो इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा देने के लिए 1905 में एक रंगपुर नेशनल स्कूल की भी स्थापना की, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा दी जाती थी। और राष्ट्रीय शिक्षा देने के लिए इन्होंने एक और स्कूल बनाया था, बंगाल नेशनल कॉलेज एंड स्कूल। ये जो बंगाल नेशनल और कॉलेज स्कूल बना था, 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके प्रिंसिपल बने थे अरविंदो घोष जो बड़े क्रांतिकारी थे। तो ये बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल के प्रिंसिपल भी बने। फिर सदगुरु दास गुप्ता के नेतृत्व में अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के माध्यम से जो स्वदेशी शिक्षा थी उसी को प्रमोट करना था। इसी दौरान बंगाली विद्यार्थियों का एक संगठन बना, डॉन सोसाइटी। ये जो डॉन सोसाइटी थी, ये बंगाली जो विद्यार्थी थे उन लोगों ने अपना संगठन बनाया था। और इसी के सेक्रेटरी थे सचिंतन मुखर्जी, जो सतीश चंद्र मुखर्जी इस डॉन सोसाइटी के सेक्रेटरी थे। तो इस आंदोलन में बंगाल के छात्रों ने बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लिया था। इसको बंगाल के स्पेशली जो कॉलेज के छात्र थे, तो इसी बात को रोकने के लिए उस समय कार्लाइल एक सर्कुलर आया। कार्लाइल ब्रिटिश अफसर था, उसने बंगाली छात्रों को आंदोलन में भाग लेने से रोकने के लिए एक सर्कुलर जारी किया बंगाल के कॉलेजों को, जिसको कहा जाता है कार्लाइल सर्कुलर। तो ये जो कार्लाइल सर्कुलर था, ये छात्रों को रोकने के लिए एक वार्निंग दी गई कि छात्र अगर आंदोलन में शामिल होते हैं तो उनको निष्कासित कर दिया जाएगा, नौकरियां नहीं दी जाएंगी। तो इस बात से नाराज होते हुए एक बंगाली छात्र नेता थे सचिंद्र प्रसाद बसु। तो सचिंद्र प्रसाद बसु ने क्या किया, एंटी सर्कुलर सोसाइटी बना दिया कि जो कार्लाइल आया था उसी का एंटी बनाया कि नहीं, हम लोग अब करेंगे ही करेंगे। तो ये आंदोलन में छात्रों ने बड़ा बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया। इस आंदोलन का एक रूप सांस्कृतिक भी निकल के आता है कि कल्चरली भी ये बहुत रिच रहा, क्योंकि इसी दौरान बंगाल के एक बहुत बड़े चित्रकार थे अवनीन्द्रनाथ टैगोर बहुत बड़े चित्रकार थे, जो उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इन्होंने अजंता की चित्रकला जो थी, अजंता की चित्रकारी थी, उससे प्रेरणा लेते हुए कि यूरोपीय प्रभाव के बजाय भारतीय चित्रकला से प्रेरणा लेते हुए एक नई चित्रकला की जो शैली थी उसको विकसित की। इसी दौरान हमारे जो सबसे बड़े कवि थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी बंगाल विभाजन के खिलाफ अपनी एक बड़ी पॉपुलर कविता लिखी थी, अमार सोनार बांग्ला। तो ये जो अमार सोनार बांग्ला था, ये कविता रविन्द्रनाथ टैगोर की थी। और ये उन्होंने बंगाल विभाजन के खिलाफ लिखा था कि हमारा सोनारा सा बांग्ला है, इसको विभाजित किया जाता है। बड़ी अच्छी कविता थी। और ये बंगाल में इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि जब 1971 में 1971 में जब बांग्लादेश अलग से राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगीत आज भी है, जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, वो अमार सोनार बांग्ला है। जो वो अमार सोनार बांग्ला आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस बंगाल विभाजन के खिलाफ लिखा था। तो जम के आंदोलन हुआ। खैर,
जब ये आंदोलन चला, हालांकि ब्रिटिश सरकार को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि ये बंटवारा गलत तरीके से हुआ, आंदोलन इतना ज़बरदस्त चला। फिर बाद में 1906 में जब कर्जन 1905 में हट गया था, तो अगला जो वायसराय आया मिंटो सेकेंड। तो मिंटो सेकेंड ने बंगाल की जो राजनीतिक सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी जिसको अरुंडेल कमेटी कहा जाता है। तो अरुंडेल कमेटी का गठन किया था मिंटो ने। मिंटो सेकेंड उस समय वायसराय था। तो अरुंडेल कमेटी ने भी ये सिफारिश की कि बंगाल विभाजन गलत तरीके से हुआ है और इस बंगाल के डिवीज़न को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, पुनर्संरचना इसका किया जाए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है सरकार को। तो सरकार ने जो कमेटी बनाई अरुंडेल कमेटी, उसने भी इस गलती को स्वीकार किया था। तो ब्रिटिश सरकार को इतने तगड़े आंदोलन के बाद लग गया था कि गलती हुई है, लेकिन अब सरकार तुरंत मान लेती कि गलती हुई है तो ये होता कि भारतीय जन आंदोलन के आगे सरकार झुक रही है और अपने आप को झुकता हुआ ये अंग्रेज दिखा नहीं रहे थे, दिखाना भी नहीं चाहते थे। तो इन्होंने बंगाल विभाजन, मतलब ये था कि कैंसिल होगा और बस कब होगा इस बात का इंतज़ार था और यही हुआ। हालांकि लेट से हुआ, लेकिन हुआ ये कि 1911 में लगा दिल्ली दरबार। अब ये जो 1911 का दिल्ली दरबार था, इस दिल्ली दरबार में ब्रिटिश किंग आए थे जॉर्ज फिफ्थ। 1911 क्या हुआ था, दिल्ली दरबार। और इस दिल्ली दरबार में कौन आए थे, जॉर्ज पंचम ब्रिटिश राजा थे। और इसी 1911 के दिल्ली दरबार से जॉर्ज फिफ्थ ने डिक्लेयर कर दिया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हैज़ बीन कैंसिल्ड, बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। यानी एक तरीके से ये आंदोलन सफल रहा। बस ये था कि तुरंत सरकार ने नहीं माना, बाद में किया। तो पूछा जाए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, 1905 में हुआ, और कब इसको कैंसिल किया गया, 1911 के दिल्ली दरबार से। किसने कैंसिल किया, जॉर्ज फिफ्थ ने। ठीक, तो इस तरीके से ये जो एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट था, बंग भंग विरोधी आंदोलन था, ये अपने लक्ष्यों में तुरंत तो नहीं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद इसको कहा जा सकता है कि ये अपने लक्ष्यों में एक सफल आंदोलन था जिसने ब्रिटिश सरकार को अपने फैसले को वापस लेने के लिए मजबूर किया। और इसी के बाद ये जो दिल्ली दरबार लगा था, इसी दिल्ली दरबार की एक और बड़ी घोषणा हुई थी कि इसी 1911 के दिल्ली दरबार से जॉर्ज फिफ्थ ने डिक्लेयर किया था कि जो अब तक भारत की राजधानी हुआ करती थी, ब्रिटिश एम्पायर की भारत में राजधानी आपको बताया क्या हुआ करती थी, कलकत्ता। तो भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली करने की घोषणा कब की गई, इसी 1911 के दिल्ली दरबार से। तो ध्यान रखेंगे 11 में ही भारत की राजधानी क्या कर दी गई, दिल्ली। लेकिन अनाउंसमेंट हुआ था, शिफ्ट नहीं हुआ था। प्रॉपर रूप से जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी वो 1912 से बनी। तो अगर पूछा जाए दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो राजधानी बनी थी 12 में, लेकिन दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई थी, 1911 में अनाउंस हुआ था, 12 में राजधानी बनी। अब इसमें भी एक छोटा सा फैक्ट आता है कि जिस समय दिल्ली भारत की राजधानी बनी उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो ध्यान रखेंगे दिल्ली भारत की राजधानी बनते समय भारत का वायसराय था हार्डिंग। हालांकि एक हार्डिंग वायसराय पहले भी था, गवर्नर जनरल था वो, तो वो फर्स्ट आप कह सकते हैं, ये हार्डिंग सेकंड था। तो दिल्ली की राजधानी बनते समय वायसराय कौन था, हार्डिंग। तो यहाँ पर आपको पता है कि दिल्ली दरबार में दो बड़ी घटनाएं होती हैं। पहली बात, जॉर्ज पंचम ने डिक्लेयर किया बंगाल विभाजन रद्द। दूसरी बात, राजधानी अब कलकत्ता से दिल्ली होगी, 11 में घोषणा हुई, 12 में राजधानी शिफ्ट हो गई। तीसरी बात, इसी दिल्ली दरबार की, इसी 1911 के दिल्ली दरबार के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी दूसरी और एक बड़ी पॉपुलर कविता लिखी, जन गण मन अधिनायक। तो ये जो जन गण मन अधिनायक हम लोग पढ़ते हैं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी और ये किस मौके के लिए लिखी गई थी, दिल्ली दरबार के लिए। ये एक तरीके का एक वेलकम सॉन्ग था, स्वागत गान। स्वागत गान का मतलब था कि ये जॉर्ज फिफ्थ के स्वागत गान के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी कि आप जन गण मन के अधिनायक हैं, आप भारत के भाग्य विधाता हैं, आपकी जय हो जय हो जय हो। तो ये किसकी जय हो रही थी, ये जॉर्ज फिफ्थ की जय हो टैगोर जी कर रहे थे। ठीक है, और इतना जय हो किए कि बड़ा, जब जॉर्ज फिफ्थ को इसका ट्रांसलेशन बताया गया कि आप जनगण मन के अधिनायक हैं, भारत के भाग्य विधाता,
तो बड़ा खुश हो गया था कि बताइए इंडिया में इतने बढ़िया बढ़िया कवि हैं कि जनगण नहीं मन के भी अधिनायक बना रहे हैं। तो इतना प्रभावित हुआ कि फिर अगले साल जब वो लंदन पहुंचा तो उसने क्या किया कि जैसे आज जो नोबेल कमेटी है, तो नोबेल कमेटी पर आज अमेरिकियों का अधिकार है। ज़्यादातर देखिए अमेरिकियों को ही नोबेल पुरस्कार मिलते हैं, उस समय अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ करता था, अंग्रेज़ों की मोनोपोली चलती थी। तो फिर सिफारिश भेजी गई और अगले ही साल 1913 में 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। तो रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल साहित्य पुरस्कार कब पाते हैं? 1913। और ये जो है कि नोबेल पुरस्कार जो पाते हैं, ये नोबेल अवार्ड पाने वाले पहले एशियाई थे, यानी एशिया में पहली बार नोबेल पुरस्कार आया, वो कौन लेके आया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये 1911 का जो दिल्ली दरबार था, कई सारी बड़ी घटनाओं के लिए जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे इतिहास के बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे, म्यूजिशियन थे। आज भी बंगाल में रविंद्र संगीत चलता है। अच्छे गायक भी थे। जो वंदे मातरम गाया गया था कांग्रेस सेशन में 1896 में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गाया था उसको। बहुत अच्छे गायक थे, बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, कविताएं बहुत अच्छी लिखते थे, कई सारी कहानियाँ उन्होंने लिखी, उन्होंने कई सारे नॉवेल लिखे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। और उन्होंने एक कॉलेज बनाया था, पहले स्कूल था शांति निकेतन, फिर वही बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ कलकत्ता में। और आज भी ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बहुत नामी यूनिवर्सिटी है ये विश्व भारती, पहले शांति निकेतन ही था। तो ये एजुकेशन के फील्ड में भी इनका बहुत बड़ा काम था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत बड़े व्यक्तित्व के थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर अकेले ही नहीं, पूरी इनकी फैमिली जो थी रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत बड़ी थी, बहुत बड़े जमींदार परिवार से थे। और इनकी फैमिली में एक से एक बढ़ के धुरंधर और एक से एक बड़े योद्धा हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे। जैसे इनकी फैमिली की खाली बात की जाए रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, तो टैगोर जी की जो दादाजी थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी का नाम था द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर। तो जो द्वारकानाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे? दादाजी थे। इन्हीं द्वारकानाथ टैगोर ने 1838 में 1838 में एक संस्था बनाई थी, लैंड होल्डर सोसाइटी। आपको राजनीतिक संस्थाओं में बताया था। ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर जी ने बनाई थी 1838 में, ये लैंड होल्डर सोसाइटी भारत में बनने वाली पहली राजनीतिक संस्था मानी जाती है। हालांकि लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारों के हितों के लिए बनाई गई थी, लेकिन पहली संस्था इन्होंने ही बनाई थी। ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे, ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये जो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सबसे बड़े भाई थे। और ये उस समय, जैसे आज हमारी सबसे बड़ी जो सेवा मानी जाती है ना, IAS बोलते हैं ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो इस सिविल सर्विसेज की शुरुआत ब्रिटिश ज़माने में की गई थी। और उस ज़माने में उसको ICS कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक। तो जो ICS की परीक्षा होती थी, तो ICS की परीक्षा में केवल अंग्रेज लोग सफल होते थे, क्योंकि पहले उनके लिए थी, फिर बाद में 1861 में उनके लिए, भारतीयों के लिए ढील दी गई कि भारतीय भी ICS की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो ICS की परीक्षा कठिन होती थी, लंदन में एग्ज़ाम होता था। तो ICS की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय यही थे। और ये साल था 1864 का, 1864 का। तो 1864 में फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय थे जो ICS बने थे, सिविल सर्विसेज की परीक्षा इन्होंने पास की थी। तो ये जो आज बहुत सारे लोगों के अंदर सिविल सर्विसेज का क्रेज़ होता है ना, IAS का, PCS का, कलेक्टर बनने का जो सपना होता है, तो पहले कलेक्टर केवल अंग्रेज ही बनते थे। जब मौका मिला भारतीयों को, तो सबसे पहले भारतीय यही थे, इन्होंने ही वो सपना शुरू किया था कलेक्टर बनने का। और वहीं से जो इन्होंने रास्ता दिखाया, जो रास्ता खोला, कि उसके बाद सिविल सर्विसेज में भारतीयों की संख्या निरंतर बढ़ती चली गई। भारतीय लोग क्या होते चले गए? बढ़ते चले गए। तो जब भारतीय लोग बढ़े, तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि, क्योंकि सिविल सर्विसेज का जो पद होता था, ICS कलेक्टर बनते थे लोग, तो सबसे बड़ा पद माना जाता था। तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कोई भारतीय इतने बड़े पद पर पहुँचे। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि सिविल सेवा की जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है, अधिकतम आयु सीमा, ये 23 साल रखी गई थी। सोचिए, आज जैसे 32 साल होती है किसी एग्ज़ाम की 30 साल होती, उस समय मात्र 23 साल हुआ करती थी मैक्सिमम।
कि 23 साल की उम्र में आपको ग्रेजुएट होना, एग्ज़ाम लंदन में होता था। उस दौर में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने खाता खोला था। हालांकि जब भारतीयों की संख्या बढ़ी तो सिविल सर्विसेज की मैक्सिमम एज लिमिट 23 से घटा के 21 साल कर दी गई थी कि अब भारतीयों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन 21 साल कम करने के बावजूद, मतलब 21 साल मैक्सिमम एज लिमिट होने के बावजूद भारतीयों की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई। तो एक वायसराय हुआ करता था लिटन भारतीयों से इतना चढ़ता था कि उसने सिविल सर्विसेज की मैक्सिमम एज लिमिट 21 से घटा के 19 साल कर दी थी। सोचिए कितना वो चढ़ता था कि 19 साल करेंगे तब भारतीय लोग नहीं पहुंच पाएंगे। सोचिए मैक्सिमम एज 19 साल, ग्रेजुएट होना और लंदन परीक्षा होती थी, इतनी कठिन परीक्षा। तो जिस साल उसने 21 से घटा के 19 की, उस साल 7 भारतीय के पास होकर चले जाते। तो वो लोग एज लिमिट घटाते चले जा रहे थे, लेकिन भारतीयों की संख्या नहीं घट रही थी। तो जिस सिविल सर्विसेज का जो क्रेज आज लोगों के दिमाग में होता है, तैयारी करते बोले बिल्कुल क्रेज ही हो जाता है। तो ये क्रेज आज का नहीं है, जब से ICS बना है तब से ये क्रेज लोगों के दिमाग में। और वो स्ट्रगल था, एक दौर था संघर्ष का। संघर्ष वो नहीं होता कि जो आप घर से निकलते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, घर से नाश्ता करके चाय पानी करके निकलते हैं आराम से, थोड़ा लंबा सफ़र हो गया, एग्ज़ाम का सेंटर थोड़ा दूर हो जाता है तो लगता है कितनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं बताइए। और सेंटर थोड़ा दूसरे शहर में दे दिया, इलाहाबाद और लखनऊ और कानपुर तो जाते ही नहीं है कि बताओ उतना दूर कौन जाएगा। और कहीं 10-20 किलोमीटर गया तो बाप रे बाप कितना संघर्ष है जीवन में। और उसके बाद पैर पटकते हुए शाम को आ जाते हैं, मूड खराब, अरे कोई बोलेगा नहीं, बिल्कुल पेपर खराब हो गया। अरे पेपर खराब हो गया मतलब ऐसे आप आते हैं जैसे आपने एग्ज़ाम देके एहसान किया है व्यवस्थापन। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कितना संघर्ष है। संघर्ष ये नहीं कि सुबह सुबह ठूंस के निकले घर से और एग्ज़ाम दिया और मुँह बना के शाम को चले आए, पेपर खराब हो गया। संघर्ष वो होता था कि वो मैक्सिमम एज लिमिट कम करते चले जाते थे और यहाँ भाई लोग सेलेक्ट होने के लिए लाइन लगाते थे। और एग्ज़ाम 10, 20 और 150 किलोमीटर नहीं, 7,000 किलोमीटर दूर हुआ करता था। 7-7 हज़ार किलोमीटर का सफ़र होता था। 2 दिन दूर जाते थे लोग परीक्षा में, 1.5 महीना लगता था जाने में। वहाँ जाते थे, पास होते थे और चले आते थे भर्ती होके। तो ये स्ट्रगल होता था। तो उस जो बड़े वाले संघर्ष की, पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दीजिए, आना जाना ही सबसे बड़ी लड़ाई थी। उस बड़े संघर्ष की शुरुआत इसी महान आदमी ने की थी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के छोटे भाई के एक बेटे थे, उनका नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर, ये जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे ये बहुत नामी चित्रकार थे। अभी आपको बताया कि बंगाल विभाजन के समय इन्होंने स्वदेशी अंदाज में चित्रकला शैली का विकास किया और बहुत बड़े चित्रकार थे ये भारतीय शैली के। अब सोचिए इनकी हैसियत का अंदाज़ा आपको बताएं कि जब भारत का संविधान बन रहा था 1946 से 1949 तक बना, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, संविधान बन के तैयार हुआ, तो संविधान का जो कवर पेज होता, कवर पेज की डिजाइनिंग कैसे कौन बनाएगा, क्योंकि भाई संविधान हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो उस महत्वपूर्ण पुस्तक की डिजाइनिंग कोई अरे गरे चित्रकार को तो दी नहीं जाएगी, तो उसके लिए कोई बड़ा नामी गिरामी चित्रकार होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कवर पेज की जिम्मेदारी के लिए कि कोई बहुत नामी गिरामी चित्रकारों की एक टीम बनाई गई। उस टीम के लीडर थे, कलकत्ता आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल थे नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस ये प्रिंसिपल थे। इन्हीं नंदलाल बोस के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी और उसी टीम के मेंबर थे कौन, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कवर पेज है, आप संविधान का मुख्य पेज देखेंगे तो कवर पेज की जो डिजाइनिंग है, अगर ना देखा हो तो NCERT किताब अगर आप पढ़े होंगे तो NCERT की किताब में आप देखेंगे दूसरे पेज पर या सबसे लास्ट पेज पर कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, मौलिक अधिकार या प्रस्तावना कुछ लिखा होता है, मौलिक कर्तव्य। तो उसमें देखेंगे दोनों तरफ ऐसे पैरेलल लाइनें खींची होंगी, इससे खींचा हुआ रहता है ना, इस तरीके से बना हुआ है। तो ये जो पैरेलल लाइनें खींच के जो लिखा हुआ है, इसमें फूल पत्ती टाइप के ऊपर की जिम्मेदारी इस तरीके से बनाया गया। तो ये जो फूल पत्ती वाली जो डिजाइनिंग है, ये इन्होंने ही तैयार की थी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कवर पेज की डिजाइनिंग के लिए नंदलाल बोस के नेतृत्व में जो टीम बनी थी, उसमें अवनींद्रनाथ टैगोर को भी शामिल किया गया। ठीक, चलिए खैर, तो बता रहे थे खैर कि ये बहुत बड़े परिवार से थे, बहुत नामी गिरामी लोग हुआ करते थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर जो थे, यानी द्वारकानाथ टैगोर के जो बेटे थे, वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे, सोशल वर्कर थे। देवेंद्रनाथ टैगोर उनका नाम था। तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे,
ये बहुत बड़े सोशल में महात्मा और बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। अभी समाज सुधार का एक टॉपिक आ गया तो आपने सुना होगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। बाद में राजा राम मोहन राय जब 1830 में लंदन चले गए तो 30 से 33 तक उनका कमान संभाली विद्या बागीश ने। फिर जब 33 में लंदन में राजा राम मोहन राय की मौत हो गई तो ब्रह्म समाज की बागडोर देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाली थी। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ही ब्रह्म समाज के मेन कर्ता बने थे और उसको बहुत आगे बढ़ाया था। बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो बहुत बड़े समाज सुधारक थे। खैर, आपको बता रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। उनकी पूरी फैमिली पता ना, बहुत बड़े बड़े लोग थे, बड़े नामी गिरामी फैमिली से थे। और खुद में भी बताया कि बहुत बड़े विद्वान, बड़े फिलोसफर, बड़े दार्शनिक माने जाते हैं। और उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम नेशनल नहीं, मतलब हम लोकल नहीं, हम नेशनल लेवल की सोचते हैं, राष्ट्रीय सोच रखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की सोच राष्ट्रीय नहीं थी। रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा के पोषक थे। उनकी आइडियोलॉजी इंटरनेशनल थी, अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा। अब जैसे आपको अभी बताया कि स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था भारत में, जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो स्वदेशी आंदोलन कहा जा रहा था कि अपने देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और विदेशी कपड़ों को लोग इकट्ठा करके आग लगा देते थे, विदेशी कपड़ों की होलिका जलाते थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी का बहिष्कार करेंगे, लेकिन कपड़ा जलाएंगे नहीं। क्योंकि अगर हम कपड़े को जला रहे हैं मतलब हम सामान का मतलब क्या कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है, संसाधनों की बर्बादी है। भाई आपको नहीं पहनना है विदेशी कपड़ा, मत पहनिए, किसी और को दे दीजिए। क्योंकि कपास बड़ी मुश्किल से किसान खेत में पैदा करता है, फिर उस कपास से बड़ी मुश्किल से धागा बनता है, फिर धागे से कपड़ा बनता है, फिर कपड़े से सिलाई होती है, दर्जी सिलता है, तब हम पहनते हैं। और उतनी सैकड़ों किसानों की मेहनत के बाद आप कर जला दो इसको। तो भाई अंग्रेजों का ही है तो किसी का ना, ये हमारी पृथ्वी का है। अगर आप इस चीज़ को जला रहे हैं मतलब आप रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो उन्होंने स्वदेशी का समर्थन किया, लेकिन सामानों को, कपड़ों को जलाने का उन्होंने विरोध किया था, बोला संसाधन की बर्बादी। तो बहुत हाई लेवल के थिंकर थे, इंटरनेशनल आइडियोलॉजी इनकी थी, अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा के पोषक थे। अगर थिंकर्स में आप पढ़ेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा के, और कुछ मामलों में तो इतने ऊपर चले जाते थे कि बाकी लोग भी हाथ जोड़ लेते थे कि बाबा इतना ऊपर कौन सोच सकता। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर काफ़ी सीनियर लीडर थे और गांधी जी से काफ़ी बड़े थे, गांधी जी से 8-9 साल बड़े थे टैगोर जी। तो जैसे बताया कि टैगोर ने एक कॉलेज बनाया था शांति निकेतन, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ। तो इसी में एक छात्र हैं अमर्त्य सेन, के बारे में आपने सुना होगा। अमर्त्य सेन बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। तो जो अमर्त्य सेन हैं तो वो भी इसी टैगोर जी के कॉलेज से पढ़े हैं, वो विश्व भारती के स्टूडेंट रहे हैं पहले। तो अमर्त्य सेन ने, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने गांधी जी और टैगोर जी के मुलाकात का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या लिखा अपनी बायोग्राफी में। बताते हैं अमर्त्य सेन कि एक बार जब गांधी जी जब भी बंगाल जाते थे, टैगोर जी से मिलते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे, क्योंकि टैगोर जी पता है गांधी जी 8-9 साल बड़े थे। तो एक बार बंगाल यात्रा के दौरान जब गांधी जी मिले टैगोर जी से, तो टैगोर जी ने उनको अपना शांति निकेतन घुमाना शुरू किया। तो शांति निकेतन में दिखा रहे थे कि अपना ये बाग बगीचा, ये फैकल्टीज अपना। तो अभी दोनों लोग टहल रहे थे, गांधी जी और टैगोर जी। अभी दोनों लोग बगीचे में टहल ही रहे थे, तब तक अचानक से हवा का एक तेज झोंका आया। हवा जैसे तेज चली अचानक से, आंधी टाइप से। तो टैगोर जी का क्योंकि लंबा लंबा बाल वाल दाढ़ी वाड़ी रखते थे, आप फोटो देखे होंगे, टैगोर बड़ी लंबी दाढ़ी रखते थे, बाल उनका बड़ा लंबा था। तो टैगोर जी के बाल वाल बिखर गए। तो टैगोर जी ने गांधी जी से कहा कि अब थोड़ा रुकिए, हम अभी अपने कमरे में से होके आते हैं। तो गांधी जी को पार्क में छोड़ के टैगोर जी चले गए अपने कमरे में। अब अपने कमरे में गए तो बहुत देर तक निकले ही नहीं। तो इस बात से गांधी जी को टेंशन हो गई, क्योंकि गांधी जी बूढ़े थे, 7-8 साल बड़े, 8-9 साल बड़े थे। तो गांधी जी सोचे कहाँ गए बुजुर्ग आदमी। तो गांधी जी पीछे पीछे जाते हैं टैगोर जी को देखने के लिए भी क्या कर रहे हैं। तो जब गांधी जी ने टैगोर जी के कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि टैगोर जी एक बड़े से शीशे के सामने खड़े होके मस्त अपने मेकअप में लगे हुए थे, अपना बाल सेट कर रहे हैं, अपनी दाढ़ी सेट कर रहे हैं, अपना क्रीम पाउडर लगाए जा रहे हैं, मेकअप में बिल्कुल बढ़िया से अपना, जैसे नहीं लड़कियां सजती हैं वैसे मेकअप में लगे हुए थे। तो गांधी जी तो सदमे में आ गए, ये क्या चल रहा है। गए उन्होंने पीछे से बोला कि भाई ये क्या चल रहा है, अब आपकी ये उम्र आई, हमसे आप 9 साल बड़े हैं, अब जाने की उम्र आई, अभी इस उम्र में मेकअप कर रहे हैं आप, ये क्या चक्कर है भाई। तो टैगोर जी ने कहा कि भाई ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये अहिंसा का मामला है, तुम्हारी समझ के बाहर है, चलो हम लोग आगे चलते हैं। तो बोले अहिंसा का मामला और हमारी समझ के बाहर, दुनिया में सबसे बड़ा अहिंसक हम अपने आप को मानते हैं, और इस मेकअप करने में कौन सी हिंसा आपको दिखाई दे रही है। टैगोर जी ने कहा बुरा मान जाओगे, चलो चलते हैं, छोड़ो इस चीज़ को। अब गांधी जी पीछे पड़ गए कि नहीं बताइए चक्कर क्या है भाई, इसमें कौन सा अहिंसा। तो जब बहुत ज़्यादा पीछे गांधी जी पड़े
तब टैगोर जी ने समझाया कि देखो, समझो ध्यान से, सुनो ध्यान से, कि भवा का झोंका आया, बाल बाल हमारे बिखर गए, तो चेहरा हमारा ख़राब हो गया, बदसूरत हो गया। अब उस ख़राब चेहरे को अगर उसी समय कोई देख लेता, तो मेरी गंदी शक्ल को देख के अगर कोई देखता, तो मेरी गंदी शक्ल देख के अगर किसी की आंखों को कष्ट होता, वे कितनी गंदी शक्ल है, तो मेरी गंदी शक्ल देख के अगर किसी की आंखों को भी कष्ट होता है, तो वो भी मेरे लिए एक हिंसा है कि मैंने हिंसा फैला दी, उसकी आंखों को कष्ट दिया। हिंसा का मतलब केवल मारना काटना हिंसा नहीं होती, किसी की आंखों को कष्ट देना भी एक अपने आप में हिंसा है, और मैं वो हिंसा नहीं करना चाहता। तो जब इतनी बड़ी बात बोल दी तो गांधी जी समझ गए एकदम, तो मामला बहुत गंभीर है। हाथ जोड़ लिया उन्होंने, क्योंकि गांधी जी का तो वैसे हिसाब किताब बिल्कुल सब खाली था। तो कहे इसका मतलब हम हिंसा फैला रहे हैं, आपको लगता है? तो बोले इसीलिए बोले ना, तुमको बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा। मतलब आप बिल्कुल सच सवर के टिप टॉप होकर रह रहे हैं, मतलब आप क्या है, अहिंसक है। नहीं तो फिर आप टैगोर जी की भाषा में हिंसा फैला रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी शक्ल खराब है, किसी ने देखा तो उसकी आंखों को कष्ट हुआ, कितना गंदे शक्ल, इसका मतलब आपने उसकी आंखों को कष्ट दिया और आपने हिंसा फैलाई। तो इतनी लंबी विचारधारा किसकी हो सकती? छोटे मोटे आदमी की नहीं हो, केवल टैगोर जी ही ऐसा बोल सकते हैं। खैर, हमारे इतिहास में एक से एक बड़े बड़े योद्धा लोग रहे हैं। अगर सबके बारे में बातचीत की जाए तो समय बड़ा काफ़ी निकल जाता है, क्योंकि एक के बारे में बात करें तो इतनी कहानियाँ निकल के आती हैं सामने, खुद आश्चर्य होता है कि हमारे इतिहास में एक साथ इतने सारे लोग कैसे एडजस्ट कर रहे थे। खैर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।